लास्ट लेक्चर में टॉर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। एक दो क्वेश्चन करेंगे टॉर्क पे, फिर स्टार्ट करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम रोटेशन। लेक्चर नंबर 8 या 9 जो भी है, देख लो। लेक्चर नंबर नहीं लिखता, पता नहीं मुझे। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा है, लेक्चर नंबर 8 है, 8 ही रहना। क्वेश्चन ऐसा है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग और ये एक सिलेंडर है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो रैप ऐसा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रिंग। इस सिलेंडर का मास m है, रेडियस r, मास m, रेडियस r, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रिंग है, इनिशियली ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है। ये हमेशा क्या है, हॉरिजॉन्टल में। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, सॉलिड। ये एक मिनट, ये जो है ये सॉलिड सिलेंडर है, करेक्ट, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सॉलिड सिलेंडर है और लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में ये फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, फ्रॉम द position of rest, the cylinder is allowed to roll down as suspended strings unwind. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the linear acceleration of cylinder, linear acceleration of cylinder and tension in the strings, tension in the strings, tension in the strings। ये जो सिलेंडर है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है, तो उससे क्या आएगा कि अगर ये अनवाइंड होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, अनवाइंड होगा तो। नहीं, ऑसिलेट नहीं कर रहा है ना, अनवाइंड हो रहा है। पहले ऐसा था, अनवाइंड होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर था, वाइंड था, तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, रोटेट करेगा और रोटेट करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। रोटेट भी करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। यस, फर्स्ट पेज। तो आप ये बताइए पहले मुझे कि अगर ये रोटेट करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा, इस सिलेंडर का मोशन कैसा होगा, ये बताइए। हाँ करेक्ट, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल के लिए किसका इक्वेशन आएगा, फोर्स का। ट्रांसलेशनल नहीं, ट्रांसलेशनल भी होगा। देखो ये रोटेट भी कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। जैसे अनवाइंड होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रोटेट भी कर रहा है, हाँ, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क का इक्वेशन आएगा। किसका इक्वेशन आएगा, टॉर्क का। तो कितना इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा। देखिए एक बार सॉल्व कीजिए क्या आता है, एक बार ट्राई कीजिए आप। और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसके लिए टेंशन का सेम होना कंपलसरी है। अगर टेंशन सेम नहीं होगा ना तो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा।
इसलिए इस केस में टेंशन की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी दोनों स्ट्रिंग में। ट्राई कीजिए, देखिए एक बार कितना आ रहा है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन आ रहा है, रोटेशनल आ रहा है, दोनों का इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन और टॉर्क का इक्वेशन लगा देंगे, उससे आंसर आएगा अपना। एक बार ट्राई कर लीजिए। देखो लीनियर एक्सेलरेशन जी नहीं आएगा। एक बार यहाँ से देखिए, ये ऐसा है, ठीक है। अनवाइंड होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन है। क्लियर है? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा टी, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा टी, और एक फोर्स लग रहा होगा एम जी। एम जी अगर मान लीजिए ऐसा साइड से देखेंगे, इस साइड से अगर ऑब्जर्वर देख रहा होगा, इस साइड से अगर ऑब्जर्वर देख रहा होगा, तो साइड व्यू इसका ऐसा दिखेगा। ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू इसका ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग दिखेगी और ये वाली स्ट्रिंग दिखेगी, तो 2T का टेंशन दिखेगा और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। इससे एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा इजी है। और ये ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात आ रही है समझ में? तो अब यहाँ से अगर ट्रांसलेशनल फोर्स लगाएंगे, मतलब मोशन का देखेंगे अपन, तो mg माइनस 2T इक्वल्स टू m इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन, पहला इक्वेशन यही है, mg, ये इसी को मान लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। mg माइनस 2T इक्वल्स टू m ए, इक्वेशन 1। नोट कर लीजिए इतना पहले। टू जी बाई थ्री, करेक्ट। करेक्ट, एक्सेलरेशन आएगा 2g। अब देखो इसका ट्रांसलेशनल तो हो गया, रोटेशनल चेक कर लेते एक बार। रोटेशनल में क्या आएगा? तो रोटेशनल में क्या आएगा, ये इसको ऐसे ही ड्रॉ कीजिए, तो फिर क्वेश्चन को एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 2g और ये mg है। अब ये बताओ, ये तो रोटेट कर रहा होगा, ये इससे एक्सेस पास हो रहा है, ये जो सिलेंडर ऐसा है, तो ये किसके वॉट रोटेट कर रहा होगा? ये सिलेंडर इस एक्सेस के वॉट रोटेट कर रहा होगा, इसी एक्सेस के वॉट जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ऐसा रहा होगा एक्सेस, है ना, ये एक्सेस। तो इसके वॉट रोटेट कर रहा है, तो कैसा रोटेट कर रहा होगा? तो इसके वॉट अगर ये रोटेट कर रहा है, पॉइंट वो मान लेते हैं इसको, इसके वॉट रोटेट कर रहा है, तो इसका टॉर्क तो कुछ आएगा नहीं, इसका टॉर्क आएगा। तो इसका जो टॉर्क है, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? ये आर और ये एफ थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसका हेड है, तो थोड़ा सा शिफ्ट करके टेल आएगा यहाँ पे, आर क्रॉस किस डायरेक्शन में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कैसा रोटेट कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में, अल्फा से रोटेट कर। ऐसे भी अगर अनवाइंड हो रहा है, ये वाली स्ट्रिंग है, अनवाइंड हो रहा है, तो अनवाइंड होगा तो ये ऐसे ही रोटेट करेगा। अगर वाइंड होता तो ऐसा रोटेट करता जाता ऊपर। अनवाइंड हो रहा है तो ये ऐसे ही रोटेट करेगा, तब तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा।
तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, किसी भी साइड ले सकते हैं। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तब उस केस में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब देखो, अगर कोई किसी ने बोल दिया कि सर ऐसा रहा होगा, तो रख लो ये mg है, तो अभी ये कैसा रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। ऐसा रोटेट करेगा तो भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। हाँ करेक्ट, mg/6। तो भी ये किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। दोनों केस में क्या होगा, अनवाइंड यू। दोनों केस में क्या होगा, अनवाइंड यू, है ना। तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू टू टी, स्मॉल r है, r इंटू टू टी। टी नॉट होता क्या है, आई एल्फा इक्वल्स टू टू आर टी। और ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये सेंटर के अबाउट है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr² बाय एल्फा इक्वल्स टू टू आर टी। तो एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से mr∝/2 इक्वल्स टू टू टी, है ना। अब ये बताइए कि अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या रहा होगा एक्सेलरेशन। ऑल्सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का सर्कमफेरेंस होना चाहिए ना, क्या बेस का सर्कमफेरेंस, क्या बोल रहे हो, बेस का सर्कमफेरेंस होना चाहिए। अरे टॉर्क में कैसे, देखो टॉर्क कौन लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा ना यार, तो ये तो सर्कमफेरेंस पे है ना। तो सेंटर किस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये। तो अगर इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है मतलब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं, तो इससे इस टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना यार, आर ही होगा ना, ये तो रेडियस ही होगा ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा इंटू आर, है ना। तो इक्वेशन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 लिख दीजिए, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 टेंशन की वैल्यू पुट कर देते पहले इक्वेशन 1 में। तो mg-2t, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr∝/4 इक्वल्स टू ma। तो अब यहाँ पे r अल्फा को आप a लिख सकते हैं, तो mg माइनस ये हो जाएगा ma, टू टाइम्स में जाएगा ma/2 इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg इक्वल्स टू 3ma/2, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g/3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g/3। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दिया 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था आपका, mg-2t इक्वल्स टू एल्फा आर, एल्फा इंटू आर, या आर एल्फा, एल्फा आर को क्या लिखे, ये ना, तो ये हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से आ जाएगा mg-ma इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg माइनस a की वैल्यू 2g/3 है, तो 2mg/3 इक्वल्स टू t, 2t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपको, ये mg/3 आएगा तो टोटल mg/6 हो जाएगा, mg/6, है ना, आ जाएगा mg/6। नोट कर लीजिए आराम से।
है, एक बार नोट करने को। हाँ जी। है ना? ये 2T है। अरे इक्वेशन में पुट कर दो ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। सिंपल ना। ये इक्वेशन है, इसमें एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स टू mg/3, mg/6, है ना? mg/6, mg माइनस 2 mg/3 इक्वल्स टू 2। अभी ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया, ये ऐसा। और स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ऐसी, ये वाली स्ट्रिंग ऐसी। और यहाँ पे भी एक सिलेंडर है ना? यहाँ पे भी क्या है? एक सिलेंडर। और ये भी ऐसा है, ठीक है? इसका मास m है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इसका मास m, रेडियस r, इसका भी मास m, रेडियस r। ये वाली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा, सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहता है, ये सेम रहेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, इसका मोशन कैसा होगा और इसका मोशन कैसा? ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये भी सॉलिड सिलेंडर।
यहाँ से थोड़ा सा ये एक रॉड होगा यहाँ पे, है ना, सॉलिड। इस वाले का कैसा मोशन होगा, ये सिर्फ रोटेट करेगा और ये रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। ये आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ रोटेट करेगा और इसका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, प्लस रोटेशनल। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यस, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है तो टेंशन सेम होगा, सेम टेंशन की वैल्यू बतानी है। नोट कर लीजिए, बस एक चीज क्लिक होगी तो आंसर आ जाएगा, पर वो क्लिक नहीं हुआ ना तो फिर आंसर नहीं। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जैसे रोटेट कर रहा होगा वैसे ये भी रोटेट कर रहा होगा, तभी ये स्ट्रिंग आएगा। ऐसा नहीं कि ये फास्ट और ये स्लो रोटेट कर रहा है। ठीक है ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए। यस, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। mg/, नहीं mg/3, mg/3 आया है। इसका मतलब, इसकी मीनिंग ये है कि तुमने बस एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको अगर तुमने कंसिडर किया तो ही आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं है। वो चीज क्लिक हो गई तो आंसर आ गया। है तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, बट वो चीज क्लिक होनी चाहिए। अब देखो मैं बता समझो, अगर ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड होती, जैसा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ये वाली स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड होती, इसको फिक्स कर दो तो ये रोटेट करता और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ए, और ए की वैल्यू होती है अल्फा आर। अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो क्या होता है अल्फा आर। ठीक है, ये बात समझ में। अभी मुझे ये बताओ, अभी क्या ये स्ट्रिंग मूव कर रही है क्या, ये अगर रोटेट करेगा तो ये स्ट्रिंग भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना। ये तो खुद से रोटेट कर ही रहा है, बट ये स्ट्रिंग भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन अल्फा आर, इसका भी एक्सेलरेशन अल्फा आर। तो ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ हाँ एक्सेलरेशन ऑफ मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ लोअर सिलेंडर, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए मान लीजिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितने से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस एक्सेलरेशन एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड, है ना, स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड बाय अपर सिलेंडर। तो यहाँ पे आप ए को क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, यही बस ये चीज क्लिक हो गई ना तो आंसर वहीं पे आ गया, आंसर वहीं पे आ गया। इसका एक्सेलरेशन अल्फा आर और उसका भी
अल्फा आर। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 अल्फा आर हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 अल्फा। क्लियर है? अब सिंपल सा एफबीडी ऑफ ए बना लीजिए। एफबीडी ऑफ ए, दोनों का अल्फा अगर सेम नहीं होगा, देखो स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा क्या? इस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो सकता है क्या? नहीं होगा चेंज, है ना? अब अगर ये सेम अल्फा से रोटेट नहीं करेगा, ये भी सेम अल्फा से रोटेट नहीं करेगा, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर ये फास्ट रोटेट करेगा, ये स्लो रोटेट करेगा, तो पॉसिबल वो नहीं है। ये फास्ट रोटेट करेगा, ये स्लो रोटेट करेगा, तो ये फ्री फॉल करने लगेगा, टेंशन जीरो हो जाएगा फिर, है ना? तो दोनों जब सेम रेट से रोटेट करेगा, तभी तभी इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहने वाला है ना? तभी उसमें टेंशन रहेगा। इसीलिए दोनों का अल्फा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अब A = 2 अल्फा आ गया। एफबीडी बना लो, एफबीडी ऑफ ए। साइड व्यू देख लीजिए, तो फिर से सिंपल सा पहले जैसा हो जाएगा, ये 2t, और ये हो जाएगा mg, और इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन और a की वैल्यू 2 अल्फा। आई बात समझ में? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अल्फा। बस ये चीज क्लिक होनी चाहिए। इतना समझ में आया ना? या ऐसा बोल दो, इसके एक्सेलरेशन ऑफ ए को मैं ऐसे बोल देता हूँ ए, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, फिर आप कुछ और समझ लोगे। ए लिख देता हूँ, क्योंकि आगे कुछ आएगा उससे थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, उससे आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? mg-2t = m × a, m × a। तो आप अगर लिखोगे तो mg-2t = m × 2 अल्फा आर लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। अल्फा के टर्म्स में ही फाइंड कर लीजिए, अल्फा फाइंड कर लीजिए, फिर ए फाइंड हो जाएगा, तब टेंशन नहीं होगा अपने को। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1। नोट कर लीजिए इतना पहले। डन। दूसरा इक्वेशन किसका आएगा? टॉर्क का आएगा। डन। दूसरा इक्वेशन टॉर्क का लिख दीजिए। ये 2t है, ये mg है। इसके वो, इसका जो टॉर्क आएगा ये ऐसा आएगा। अल्फा से रोटेट कर रहा है ये, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो क्या लिखोगे आप? r × 2t। टॉर्क होगा क्या? आई अल्फा = 2 RT। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? mr²/2 अल्फा = 2 RT। तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mr अल्फा
बाय 4 इक्वल्स टू टी हो जाएगा इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 mg माइनस 2t की वैल्यू लिख दीजिए mr अल्फा बाय 4 इक्वल्स टू 2m अल्फा r। तो यहां से क्या आ जाएगा mg 2g/5 आ रहा है, देख लेते एक बार क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2m अल्फा r प्लस mr अल्फा बाय 4, हाँ mg/10 करेक्ट आंसर। ये 2 है, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा तो 5m अल्फा r बाय 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से m से m कैंसिल कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 2g/5 r। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा पुट, तो फ्रॉम इक्वेशन टू एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते फ्रॉम इक्वेशन टू। 2 से क्या है टेंशन, टेंशन चाहिए आपको m r अल्फा बाय 4। तो m r बाय 4 अल्फा की वैल्यू है 2g/5 r। तो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा तो टेंशन की वैल्यू आपको mg/10 हो जाएगी, mg/10। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स कपल। ऐसे कभी कभी बाय चांस थियरी आ जाती है इससे, फोर्स कपल या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नोट कर लीजिए। डन। लिखेंगे फोर्स कपल। तो देखो ये मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस रॉड, मान लीजिए ये रॉड है, इस पे एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो अभी ये क्या करेगा, ये सेम फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका मैग्नीट्यूड सेम। फोर्स कपल क्या होता है, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ईच ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, है ना, एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स कपल। मतलब एक बॉडी है, उस पे दो फोर्स लग रहा है, हाँ। तो अभी क्या होगा, ये फोर्स है और ये फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो है बट इसका नेट टॉर्क जीरो नहीं है।
ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, ऐसा रोटेट करता रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास के बोर्ड ना, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड क्या करता रहेगा, रोटेट करता है। तो अब यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया है ऐसा F, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, तो इसके अबाउट ये हिंज ऐसा, मतलब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया। तो देखो, जरूरी नहीं है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है, कर सकती है ना। ऐसा नहीं कि अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। या टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा, लास्ट में बताऊंगा मैं, पहले इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस आप एल मान लीजिए। तो ये क्या है आपका पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस each of same magnitude, same magnitude and acting in opposite direction, acting in opposite direction, acting in opposite direction is called force couple। इसे क्या बोलते हैं, फोर्स कपल। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, जिसके अबाउट फाइंड कीजिएगा वही आएगा। किसी के अबाउट भी आप टॉर्क फाइंड कर लें, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी फाइंड किया आपने, तो L/2 इंटू एफ। देखो ये L/2 और ये F, यस, तब रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, बट उसको फोर्स कपल नहीं बोलेंगे। कपल फोर्स का मतलब यही होगा कि सेम मैग्नीट्यूड, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करें, किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, टॉर्क सेम आएगा। ये L/2 है और ये F है, तो थोड़ा सा L/2 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, F को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो अगर देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। यहाँ पे भी ये L/2 है और ये है, इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ से भी देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए L/2 इंटू एफ प्लस L/2 इंटू एफ। तो यहाँ से जो टॉर्क आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे तो ये L इंटू एफ ही आएगा। इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करे तो भी L इंटू एफ, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करते तो भी L इंटू एफ, डायरेक्शन भी सेम होगा, एफ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, अ कपल या फोर्स कपल does not exert a net force on an object, does not exert net force on an object, even though it exerts net torque, exerts net torque on it, net torque on, है ना। फोर्स जीरो है बट टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा। सेकेंड, net torque due to force couple is same about any point, net torque net torque due to force couple, net torque due to a force couple is same about any point, any point, किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, आंसर क्या बता रहा था उस टाइम से, यही ना। ये रॉड है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे एफ नेट क्या है, जीरो है, बट नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है। वही तो, a couple does not exert a net force on an object even though it exerts net torque on it। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले।
नोट कर लीजिए। टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशनल मोशन के लिए, पहले भी आपको बताया, डेफिनेशन में ही बताया टॉर्क के, है ना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, बट टॉर्क जो होता है वो कैपेसिटी ऑफ फोर्स होता है। यस, नहीं नहीं, ये सेकेंड वन, ये बोल रहे हो, ये वाला पार्ट, नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, सिर्फ, नहीं नहीं, नेट, ये सिर्फ फोर्स कपल के लिए है। जैसे देखो, अगर तुम ऐसा रॉड लेते, किसी फोर्स के लिए नहीं, यहाँ पे एफ होता, यहाँ पे 2F होता, ये वाला डिस्टेंस L होता, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप फाइंड करते तो 2F इंटू एल हो जाता, बट इस पॉइंट के अबाउट अगर आप फाइंड करते तो F इंटू एल हो जाता, डिफरेंट आ जाता, है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए है? जब ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा, मतलब फोर्स कपल होगा, तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखेंगे, डन। नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? कि जितना भी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, आपको क्या अज्यूम करना है कि किसी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। जैसे क्या होता था सेंटर ऑफ मास में, क्या होता था, कितनी भी बॉडीज है, कितना भी पॉइंट मास है, उन सबको एक पॉइंट पे अज्यूम कर लेते थे, पूरे मास को वहीं पे अज्यूम कर लेते थे। वैसे क्या होगा, फोर्स किसी भी रिजिड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहा है, बट आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है ना, जहां पे आप पूरे नेट फोर्स को एक्ट करा दो, तो वो सेम रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसा कि बाकी सब फोर्सेस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। नहीं आया सर, स्टेटमेंट से समझेगा, लिखेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स is the point at which is a point at which if net force is acting, net force is assumed to be acting, assumed to be acting, assumed to be acting, then it will produce same, it will produce same translational, same translational and rotational, नहीं नहीं नहीं, स्टार लगा के लिखेंगे, कपल फोर्स के अंदर नहीं आएगा, ये अलग है। जैसे स्टार लिखा, इसके अंदर जो भी आएगा तो मैं उसको एक एरो से, इसके अंदर जो भी पॉइंट आता है मैं उसको एरो से शो करता हूँ, वैसे। Then it will produce same translational and rotational effect as was produced earlier, as was produced earlier, yeah, same as before. तो यहां से एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर ये पॉइंट है जहां पे जितना भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आप पूरे नेट फोर्स को अज्यूम कर रहे हैं कि वो उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करोगे, तो टॉर्क की वैल्यू उस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, नेट फोर्स जो है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
यहाँ पे same, it will produce same translational and rotational effect as was produced earlier. It can also it is defined as a silicon. It can also, it is defined as a point about which is defined as a point about which torque of all forces is zero. देखो इसको ऐसे समझ में आएगा, अभी तक तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ से मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये ऐसा रिजिड बॉडी, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हैं, और इसका ये वाला डिस्टेंस जो है ये O है, ये वाला डिस्टेंस R1 है। यहाँ पे नहीं इंटरसेक्शन ऐसे समझ में आएगा, एक मिनट समझिए, ये F2 है और ये वेक्टर R2, ये R1 ये R2, ये मान लीजिए F3 है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स, F3 है और ये वेक्टर जो है ये R3, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे। आपको क्या करना है, इन सब फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है और एक पॉइंट फाइंड करना है, इस पॉइंट पे आप नेट फोर्स लिख दीजिए F नेट। एक पॉइंट फाइंड कर लिया इस बॉडी पे, यहाँ पे इसी पे पूरा नेट फोर्स लग रहा है, इसी पॉइंट पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट जो इसका टॉर्क आ रहा था, इसका जो टॉर्क आ रहा था, अभी भी टॉर्क वही भी टॉर्क क्या है, अभी भी जो टॉर्क है वो वही सेम है। तो इसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो अभी क्या बोला गया था कि जो इसका ट्रांसलेशनल इफेक्ट होगा वही इसका भी होगा, तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। मतलब यहाँ पे जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3, इसके इक्वल होगी। तो इसकी वजह से जितना एक्सेलरेशन आएगा, एफ नेट की वजह से एक्सेलरेशन इसका सेम होगा। नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा नहीं है, अलग है। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस F2 प्लस F3, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेट कर सकते हो तुम उससे, बट ये डिफरेंट है, आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि सेम, ट्रांसलेशनल का मतलब फोर्स इस पे सेम लगना चाहिए, रोटेशनल का मतलब क्या है, एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जो था पहले कितना था, तो R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। तो इस टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं, इस टॉर्क को डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं R क्रॉस F नेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। इन सब पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है ऐसा। इसका मतलब यही हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, नेट फोर्स, इसी पॉइंट पे नेट फोर्स एक्ट करेगा, और इससे इसका डिस्टेंस अज्यूम, ये तो F1 F2 F3 सपोज गिवन है, ये तो आ जाएगा, ये फाइंड करना होता है R, तो इससे कितने डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना लाई कर रहा है वो फाइंड करना होता है। तो R अज्यूम कर लिया, ये R, ये सब गिवन है, ये अज्यूम किया R, ये अननोन है, यहाँ से आप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। अब इसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट व्हिच टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करते हैं तो नेट फोर्स इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट है ना वुड बी जीरो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी पे जिसके अबाउट टॉर्क जो है वो जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा। एक दो एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आएगा, एग्जांपल नहीं ऐसे नोट करके पॉइंट लिखाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, आर क्रॉस एफ नॉट, एफ नेट कैसे जीरो होगा तुम बताओ। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है क्या? लिखा मैंने, डेफिनेशन समझिए, इसको पहले समझो, इसको पहले समझो क्या है ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज a point is the point at which if net force is assumed to be acting। तो मैं मान लेता हूं ये एक बॉडी है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और मुझे टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे या किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे। तो इसके अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए, इसका इसका इसका, तो क्या लिखोगे आप? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। ये क्लियर है क्या? पहले इतना बताओ। इसका टॉर्क अगर फाइंड करना होता है इस पॉइंट के ऊपर, क्या लिखते हैं? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। क्रॉस लिख रहे हैं तो प्लस माइनस का टेंशन है नहीं, क्रॉस लिख रहे हैं उसी भी प्लस माइनस आ जाएगा। डन, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे? assume to be acting then it will produce same translational and rotational effect। तो ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो नेट फोर्स इस पे कितना है? F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम। तो इस पे जो नेट लिखोगे फोर्स, आप क्या बोल दोगे? नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये बताइए, एक्सेलरेशन जितना इस बॉडी का होगा इन तीनों फोर्स की वजह से, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, क्या इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा? अरे होगा ना। एफ नेट किसके डायरेक्शन में होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 के डायरेक्शन में होगा। तो इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, मतलब सेम ट्रांसलेशनल। अब सेम रोटेशनल इफेक्ट देखना है, तो पहले आप रोटेशन कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे? तो रोटेशन इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे। रोटेशन आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे? तो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे। आपने क्या किया है? पूरे फोर्स को एक पॉइंट पे एक्ट करा दिया, इस पॉइंट पे आपने एक्ट करा दिया, इस पॉइंट। इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस अभी किसके अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं? ओ के अबाउट। ओ के अबाउट इसका टॉर्क क्या आएगा? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 R3 क्रॉस F3। बट इस नेट फोर्स का जो टॉर्क है ओ के अबाउट कितना आएगा? R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम कर दिया है, R क्रॉस F नेट इक्वल्स टू R1 क्रॉस F1। इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट भी सेम हो गया। अब टॉर्क किसके अबाउट जीरो होता? तो टॉर्क वुड बी जीरो अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओ इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा है? ये है। तो इसके अबाउट तो टॉर्क जीरो ही होगा ना, क्योंकि इसके अबाउट नेट फोर्स इसी से पास हो रहा है। अरे ये फोर्स अगर इसी पॉइंट से पास होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। वही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच, मतलब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अबाउट टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस वुड बी जीरो। क्लियर? नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट ये है कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अ पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस वुड बी जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे इस फोर्स का, तो क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये फोर्स, नेट फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है। टॉर्क कब आता है? जब वो फोर्स इस पॉइंट से पास नहीं होता है, तब आता है टॉर्क। ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करते तो जीरो होता है, इसके अबाउट जीरो थोड़ी होगा, इसके अबाउट जीरो होगा। Done?
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहां से क्या लिख सकते हैं, नोट कर लो। नेट टॉर्क की बात कर रहे हो। डन। इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स is known as is known as center of gravity, center of gravity। इसे मान लो एक रॉड ले लिया, रॉड ले लिया, इसका हर पॉइंट पे मास है, तो हर पॉइंट का आएगा dm इंटू जी, dm इंटू जी ऐसा ही आएगा ना हर पॉइंट का, इस टाइप से आएगा ना, dm 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 स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लिया तो हर पॉइंट का आता रहेगा, आएगा या नहीं आएगा dm। बट क्या करते हैं अपन, अपन ये करते हैं कि इसके पूरे मास को कहाँ पे एक्ट कराते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। यहाँ पे तो हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट का मास इंटू जी, मास इंटू जी, मास इंटू जी। बट अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टोटल मास, टोटल फोर्स को ऐड कर देंगे, डीएम इंटू जी प्लस डीएम इंटू जी प्लस डीएम इंटू जी प्लस डीएम इंटू जी, जी कॉमन लीजिए, डीएम 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 सबको ऐड कर दीजिए, टोटल मास आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अपने केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कब होगा, जब जी कांस्टेंट रहेगा, जब जी व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, उस केस में हो जाता है। एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ए है, और ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये आपका 30 न्यूटन है, और ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ए बी सी, और एक पॉइंट डी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए, फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए, यहाँ से बता, फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए। नोट कर लीजिए पहले इसको।
तो पहले टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। एक टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज का ज्यादा वैल्यू है तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये हो जाएगा 30 मतलब 0.3 इंटू 30, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव हो जाएगा -0.1 इंटू 20। ये टॉर्क कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 7 न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क। आपको क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट ए है, नेट फोर्स देखो ये 20 न्यूटन है, ये 10 है, तो नेट फोर्स एफ नेट कितना है यहाँ पे, नेट फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन है ना। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने लगा दिया एफ नेट 30 - 20, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से इसके डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, तो टॉर्क अभी भी इसके अबाउट कितना आएगा, एक्स इंटू 10, एक्स मीटर मान लो, एक्स मीटर इंटू 10 है ना। टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑल्सो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 10। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना 7, एक्स इंटू 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/10। अरे यही तो फाइंड करना है ना डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7/10, 0.7 मीटर। नोट करना, नेट फोर्स इस पे कितना, ये 20 है और ये 30 है, तो नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 10 न्यूटन। पता नहीं, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फाइंड करना है, मतलब अब इन सब फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स लगाओगे जिसकी वैल्यू इन दोनों के नेट के इक्वल होगी, तो कितनी है 10 न्यूटन। तो कितने डिस्टेंस पे लगाया, एक्स डिस्टेंस पे। पहले टॉर्क फाइंड कर लिया, इसका भी टॉर्क और इसका भी टॉर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस पे जो फोर्स है इस पे भी फोर्स सेम होना चाहिए, फोर्स तो सेम कर दिया है, टॉर्क भी सेम होना चाहिए, तो पहले टॉर्क ये आ रहा है तो अभी भी इसका टॉर्क भी 7 ही आएगा। तो टॉर्क वर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 10, 10x इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से x की वैल्यू 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अभी बताओ अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं अपन एफ, क्या ये रोटेट करेगा क्या, सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया ऐसा, रोटेट करेगा क्या ये, नहीं, सिर्फ ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा इसका। तो यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स नॉन जीरो है, नेट फोर्स की वैल्यू एफ है, बट नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, क्योंकि ये आगे मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही वन सेकेंड, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं अपन एफ, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो अब ये आगे मूव करेगा क्या, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और नेट फोर्स जीरो, ये एफ है, ये एफ है जीरो, बट नेट टॉर्क जीरो है क्या, नॉन जीरो है। टॉर्क फाइंड करना होगा तो इसको आर मान लीजिए, ये भी आर है, तो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज आएगा, ये ऐसा रोटेट कराएगा, तो सेंटर ऑफ मास के बाद ये रोटेट कर, तो देखो यहाँ पे फोर्स नॉन जीरो है बट टॉर्क जीरो हो गया, यहाँ पे फोर्स जीरो है बट टॉर्क नॉन जीरो हो गया,
मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे, सिर्फ सिर्फ यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो अभी ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये आगे भी जाएगा और ऐसा रोटेट भी करेगा, अल्फा भी आएगा। यहाँ पे सिर्फ रोटेट करेगा ये अल्फा से, है ना, और यहाँ से सिर्फ ए से आगे जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, एसीएम बोल दीजिए। तो यहाँ पे एफ नेट भी नॉन जीरो है और टॉर्क भी नॉन जीरो, तो तीनों केस पॉसिबल, तीनों केस, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर बताना उसका, देखते हैं क्या। देख रहे हो फोर्स, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया, यहाँ पे फोर्स एफ है, यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपोर्टेंट है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसका टॉर्क जीरो हो गया, इस पॉइंट पे लग रहा था, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल रहे, ये जीरो हो गया, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे, तो टॉर्क आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम फोर्स जो है एक बॉडी को रोटेट करा सकता है और एक बॉडी को रोटेट नहीं करा सकता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है। अरे एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट जीरो कैसे होगा, अरे एक ही फोर्स लग रहा है, इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है अपना, और भी इसको कहीं पे बैलेंस कर रहा है क्या कोई फोर्स, तो जब एक ही फोर्स लग रहा है तो ये आगे भी जाएगा ना यार, रोटेट भी करेगा आगे भी जाएगा। ऐसे खुद से देखो ना, यहाँ पे फोर्स लगा दो तो ये रोटेट भी करेगा, ये तो ऐसा सरफेस, ये रोटेट भी करता हुआ आगे जाएगा, रोटेट करता हुआ आगे जाएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, पॉइंट फोर्स कपल के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले आपको, हाँ वही है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे लाई करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना चाह रहे हैं, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से 70 सेंटीमीटर आ रहा है, बट अगर आप यहाँ से फाइंड करते तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर आता, ये 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है तो ये 60 सेंटीमीटर आता। तो सबसे पहले ये डिफाइन करना, मतलब फाइंड करना पड़ेगा आपको कि किस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हैं, किससे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो जाता है ना। जैसे वहां पे ओ पॉइंट के अबाउट फाइंड किया, जब बता रहा था मैं, तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होगा कि हाँ इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस क्या है, तब आप बता पाएंगे कि हाँ ये पॉइंट होगा या ये होगा, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल, मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, थिन रॉड, और इसका लेंथ एल है, मास जो है ये एम, मास क्या है एम, और इसके सेंटर पे ऐसा एक रॉड है, ये भी थिन रॉड है और इसका लेंथ है 12।
हाँ, इसका मतलब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं है उसमें से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फाइंड करना, है ना, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो आ रहा है तो टॉर्क तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे अपन। इस केस, इसका मतलब उस केस में पॉसिबल नहीं है। ये लेंथ एल है और ये लेंथ 2l है, और इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे हो, सी पे, ये वाला डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, और तो इसका मास 2m है। अब यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, P पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, P पॉइंट पे क्या एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ये इसके पैरेलल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऐसा बोल रहे हैं अ फोर्स, इसको ए बी बोल दीजिए, ए बी, और ये रॉड जो है ये है एम एन, तो अ फोर्स एफ, एफ इज अप्लाइड, एफ इज अप्लाइड एट द point P parallel to AB, parallel to AB, such that the object has only the translational motion without rotation, find the location of P with respect to C, find the location मतलब basically distance find करना है, find the location of P with respect to C, मतलब C से P कितने डिस्टेंस पे, ये वाला। हॉरिजॉन्टल प्लेन, अरे किसी प्लेन में होगा, सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो थोड़ी रोटेट करेगा यार, सेंटर ऑफ मास से अगर फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा है तो रोटेट थोड़ी करेगा, जब तक कोई और फोर्स नहीं लगेगा तब तक रोटेट नहीं कर पाएगा, वो आगे बताया जाएगा आपको, नोट कर लीजिए पहले। L/3 आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन है ना, नो रोटेशन, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स F must be passes, must be passing through, है ना, F must be passing through center of mass, C ये है, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस 4l/3 थोड़ी होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस 4l/3 होगा, n से इसका डिस्टेंस 4l/3 होगा, यहाँ से थोड़ी होगा। तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे C1 बोल दीजिए, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे C2 बोल दीजिए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है L, तो ये फोर्स जो पास हो रहा होगा ये इस दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तो ये वाला डिस्टेंस R2, यहाँ का मास M1, M1 की वैल्यू M, यहाँ का मास M2, M2 की वैल्यू 2m, तो R2 क्या होता है M1 प्लस M2 इंटू R, तो M1 क्या है M प्लस 2m इंटू L, तो आंसर L/3, तो ये वाला डिस्टेंस L/3 होगा। यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो L/3 प्लस L, तब आएगा 4l/3, तब ये आंसर क्या आएगा 4l/3, यहाँ पे तो आंसर L/3।
नहीं नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती है। एक ही फोर्स लग रहा है तो टॉर्क जीरो कब होगा, जब वो सेंटर ऑफ मास से पास हो। एक ही फोर्स लग रहा है ना यार, एक ही फोर्स, दूसरा फोर्स होता तब हो सकता है कि ये जिस डायरेक्शन में ये फोर्स इसको रोटेट करा रहा है, दूसरा फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है तो ये सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। डन। नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एल से डिनोट वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये इसको बेसिकली ये क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी हो जाएगा। बेसिकली अगर किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करना होगा, मान लीजिए कि वो एक मास है और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए टॉर्क, सॉरी एंगुलर मोमेंट। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आर, वेक्टर के फॉर्म में, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो बोल रहे हैं। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आ रहा है। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्रॉस पी, मतलब आर क्रॉस एम इंटू बी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एम इंटू आर क्रॉस। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम को अगर आपको लिखना होगा आर क्रॉस पी, मतलब आर पी साइन थीटा हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ज्यादा बेटर है आप आर साइन थीटा इंटू पी लिखें। तो आर साइन थीटा, पी को आप एम वी लिख सकते हैं, तो एम वी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये v है और ये r है और इस ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, जैसे अपन टॉर्क फाइंड कर लेते थे, परपेंडिकुलर बना लेते थे, तो v को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, v को शिफ्ट कर लिया तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा r परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये कितना है, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर क्या हो गया, r साइन थीटा। तो इसको भी वैसे ही करना है, L नॉट इक्वल्स टू
mod equals to m into r perpendicular into v, या m r v perpendicular, m r v perpendicular, या तो r को v के perpendicular बना लीजिए या v को r के perpendicular बना लीजिए, इससे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट आर क्रॉस पी, तो न्यूटन, पी क्या होता है? न्यूटन सेकंड, ये मीटर, तो न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड, या केजी के इसमें लिखना चाहते हैं तो केजी में भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? केजी, है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड। नोट कर लीजिए, ये तो किसी पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, जैसे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे थे, वैसे ही ये फाइंड कर रहे हैं। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल। रोटेशनल इफेक्ट होगा, आर क्रॉस वी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे आप? डायरेक्शन ऑफ एल कैसे आएगा? राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं? तो वैसे राइट हैंड थंब रूल, जैसे टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं वैसे इसका भी आएगा। अभी एक्सिस के अबाउट देखेंगे क्या आएगा इसका एंगुलर मोमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। एंगुलर नोट कर लो। डन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करें? मान लो मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है, कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, इसकी कुछ वेलोसिटी हो, मास है, ये वाला डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बेसिकली ये जिस डायरेक्शन में v होगा उसी डायरेक्शन में p होगा ना, p इक्वल्स टू mv। तो p आप देख सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, किसी जिस सेम टॉर्क टाइप का है, अबाउट एन एक्सिस is defined as the component of angular momentum along angular momentum along the axis, along the axis। जैसे टॉर्क भी क्या होता था कि किसी भी फोर्स का जब टॉर्क फाइंड करते थे तो जब एक्सिस के वर्ड फाइंड करना है तो मतलब वो टॉर्क का कंपोनेंट किसके अलग आना चाहिए? इसके अलग, इसी के अलग आना चाहिए। और वो कब आता है? तो उसके लिए केस बना देते थे, याद है? केस 1 व्हेन, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, व्हेन V is parallel to AB। याद है वहां पे F is parallel to AB लिखा था, V is parallel to AB। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से R क्रॉस V लिखूं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में आता है L की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप? L about O is R क्रॉस V, है ना? तो M into R क्रॉस V हो जाएगा ये। तो अगर R क्रॉस V क्या है? is perpendicular to R and perpendicular to V। R के भी perpendicular होगा और V के भी perpendicular होगा, बट यहाँ पे क्या है? V is parallel to AB, V parallel है AB के, it means hence, और V perpendicular है R क्रॉस V के, it means R क्रॉस V is perpendicular to AB, perpendicular to AB, है ना? R क्रॉस V AB के perpendicular हो गया, बट मुझे along वाला चाहिए कंपोनेंट। इसका मतलब therefore the component of R क्रॉस B, अगर ये जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। R क्रॉस B along AB is zero, along AB is zero, hence angular momentum, that is L along AB, angular momentum along AB is zero। तो V जो है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, अगर पैरेलल होगा तो एंगुलर मोमेंटम उसका जीरो आ जाएगा। ऐसा टॉर्क में भी होता था जब फोर्स पैरेलल होता था AB के, केस 2 when V intersects AB at some point,
इसी पॉइंट के वो। तो अगर उस केस में ये ऐसा एक्सेस है मान लीजिए, है ना, तो अगर मान लीजिए ये वी है, पार्टिकल है, वी ऐसा जा रहा है और ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, समझ जाइए, डायरेक्ट लिख दूंगा जीरो तो उस टाइम आना चाहिए आपको, वी क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इस टॉर्क में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तुम लोगों को कि मैं बोल रहा हूँ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है, तो जीरो हो जाएगा। वी क्या है, पैरेलल है ए बी के, वी पैरेलल, आर क्रॉस वी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू वी। अब ये बताओ, वी है, वी किसके परपेंडिकुलर है, आर क्रॉस वी के, और वी पैरेलल किसके है, ए बी के। इसका मतलब आर क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू, वी की जगह पे ए बी बोल सकते हैं, तो आर क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ये तो गिवन है ना यार, यहाँ पे यही तो गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो एल भी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, मतलब एल का कोई कंपोनेंट होगा नहीं एक्सेस के अबाउट, तो आप क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस बी अलोंग ए बी इज जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम अलोंग ए बी इज जीरो, मतलब उस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम उसका क्या आएगा, जीरो आएगा, उस एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, वी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो वी अगर ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसी पॉइंट से पास होगा, तो इसी पॉइंट से पास होगा तो उस केस में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे इसी पॉइंट से पास हो रहा है मतलब आर और वी पैरेलल हो जाएगा बेसिकली, आर और वी पैरेलल, एक्सिस नहीं, आर एंड वी पैरेलल हो गया तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, एंगल जीरो आ जाएगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे टॉर्क में फोर्स होता था, फोर्स इसी पॉइंट से पास होता था तो टॉर्क जीरो हो जाता था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में वी अगर इसी पॉइंट से पास होगा तो एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा, तो एसक्यू लाइंस के लिए आएगा एंगुलर मोमेंटम, वो भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए ये देखो वी ए बी के पैरेलल है, ये केस है, आर क्रॉस वी परपेंडिकुलर होगा आर और वी के, आर क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू वी, और वी ए बी के पैरेलल है, ऐसे समझिए, ये वी है, ये ए बी है, और आर जो है ये ऐसा है, आर क्रॉस वी जो है ये ऐसा है, ठीक है, आर क्रॉस वी ऐसा है, तो ये आर क्रॉस बी जो है वो वी के क्या है, परपेंडिकुलर है, आर क्रॉस बी आर के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड ए बी और वी पैरेलल है, तो आप क्या बोलेंगे, आर क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो जिस डायरेक्शन में आर क्रॉस बी होगा उसी डायरेक्शन में एल होगा ना यार, जिस डायरेक्शन में आर क्रॉस बी होगा उसी डायरेक्शन में एल होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, मतलब अभी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, मुझे चाहिए एपी के अलोंग,
बट ये इस डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट हो सकता है इसके अलोंग, ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसके अलावा कोई कंपोनेंट होगा नहीं, होगा तो जीरो होगा। वही therefore the component of r cross b along ab is zero, है ना, नोट कर लीजिए इसको। डन। नोट 9 तक है ना यार, 8:45 तक है क्या? अच्छा ठीक है लास्ट केस, थर्ड थर्ड केस कर ले, हो सकता है थर्ड केस कर लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट्स, 5 मिनट देना बस, उसके बाद वो आप सबको पता है, बस सिर्फ लिखना होगा मुझे बस। इफ आर 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 ने वी, इफ वी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, नहीं लास्ट पेज देख लेते हैं, देख लेते हैं ठीक है, होपफुली हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो थोड़ा सा। इफ वी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, बट डज नॉट इंटरसेक्ट ए बी। अब देखो ये कैसा है, मान लीजिए ऐसे समझिए, इस एक्सेस के वर्ड चाहिए आपको, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब उस साइड है या इस साइड, ऐसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पैरेलल नहीं है, ये ऐसा है, मान लीजिए पार्टिकल ये ऐसा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे एक्सिस ऐसा है, ऐसा इस टाइप, ये एक्सिस है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर, यस इससे परपेंडिकुलर, है ना, ये वी है, ये एम है, ये आर है, ये वाला एक्सिस है। तब इस केस में आर क्रॉस पहले वी फाइंड कर लीजिए, आर आपका ये होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तब एंगल बनेगा ये वाला, आर और वी, देखिए आर क्रॉस वी किस डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड्स, क्या इसका एक्सिस आउटवर्ड्स है क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना इसका एक्सिस, तो यहाँ से आर क्रॉस वी भी आ रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे इसका टॉर्क आए, एंगुलर मोमेंटम आएगा, इसको मैं अगर ओ बोल दूं तो टॉर्क एल ओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम वी आर, या परपेंडिकुलर लिख दूं, एम वी आर परपेंडिकुलर,
तो इसी केस में आएगा, वरना किसी केस में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करें। ये v इस डायरेक्शन में है और ये एक्सिस ऐसा है, ठीक है, ये एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसका r ये हो जाएगा। अब देखो ये एक्सिस ऐसा है और ये v इस डायरेक्शन में, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो v इज परपेंडिकुलर टू ab बट डज नॉट इंटरसेक्ट ab। तो इस केस में क्या लिखोगे, r ये हो जाएगा और v ये है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो r ये v ये, तो r क्रॉस v किस डायरेक्शन में आया, आउटवर्ड्स। इसका एक्सिस भी कैसा है, आउटवर्ड्स है, मतलब जो l है उसका कंपोनेंट किसके अलोंग आ रहा है, तो एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो इस केस में आंसर आएगा mv इंटू r परपेंडिकुलर, mv इंटू r परपेंडिकुलर। तो सिर्फ इसी केस में, सिर्फ इसी केस में बात आ रही है समझ में। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of a rigid body, rigid body rotating about fixed axis, rotating about fixed axis। नहीं, इसको पढ़ा देता हूँ, ये पहले से भी आपको पता है इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको पहले से भी पता है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वरना मैं डिस्कस नहीं करता। कितना होएगा ये बताओ, कितना होएगा इसका, ये एक रिजिड बॉडी ऐसा बना और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका आंसर कितना होएगा, किसी को नहीं आ रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट आई ओमेगा, सिंपल आई ओमेगा, बताया है ना, ये मास m1 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस r1 है, तो ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा हो, ये m2 है, ये r2 है, ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा हो, ये m3 है, ये r3 है, ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, सबका ओमेगा सेम होगा, बहुत सारा पार्टिकल होगा इसमें। अब मुझे बताओ ये कैसा है एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ, समझो। ये इस प्लेन में सब पार्टिकल्स है, मान लीजिए यहाँ पे, समझने के लिए ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये सब सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, ये इस 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 सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, सब सर्कल में रोटेट कर। तो अब ये बताइए कि इससे जो इसका जो इस प्लेन में, तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी इस पाथ की, तो ये इसका रेडियस होगा, है ना, होगा या नहीं होगा। तो एक्सिस कैसा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक्सिस ऐसा है और ये पार्टिकल एक सर्कल, एक का सर्कल बना देता हूँ, इसी का सर्कल मान लो, ये ऐसा होगा, ये ऐसा सर्कल है इस टाइप से, एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये इस सर्कल में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी और ये वाला डिस्टेंस r होगा। तो अब देखो ये वाला एक्सिस ऐसा है और वेलोसिटी इसकी ऐसी है, तो कैसा, यही वाला केस हो जाएगा ना यार, केस 3 हो गया ना ये, तो हर के लिए केस 3 आएगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप फाइंड करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, सबका लिख दो, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे सब, सेम सर्कल में, सर्कल सॉरी सर्कल डिफरेंट होगा बट उसका, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे, तो ये ऐसा जा रहा है, डायरेक्शन सबका सेम है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, सबका डायरेक्शन सेम होगा एंटी क्लॉकवाइज, सबको ऐड कर देना है। तो आप क्या लिखोगे, एक का क्या आएगा, m1 v1 r1, दूसरे का m2 v2 r2 प्लस mn vn rn, l की वैल्यू क्या हो जाएगी m1, v को क्या लिखोगे, देखो हर किसी का ओमेगा सेम होगा, ओमेगा r1 आपको बताया है, रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है m2 इंटू ओमेगा r, इस टाइप से
mn इंटू ओमेगा rn इंटू rn। तो यहाँ से l m1 ओमेगा कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अच्छा ये कुछ होता था, ये जो पॉइंट मास आप बांध रहे हैं तो यही होता है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली एल की वैल्यू क्या हो गई, आई ओमेगा, है ना। ये पहले डायरेक्ट बता दिया, यहाँ डेराइव भी कर लिया। आज के लिए इतना ही, ठीक है। टीडब्ल्यूटी कब है इसका, रोटेशन का टीडब्ल्यूटी कभी है, संडे को है, कमिंग संडे, मतलब कमी नहीं, नेक्स्ट संडे। कल तो लेक्चर ही है शायद, तुम लोग का नहीं। कभी है इसका टीडब्ल्यूटी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, बहुत टाइम, बहुत टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है तो बहुत टाइम, 14 तो बहुत। आई ओमेगा, आई ओमेगा एल इक्वल्स टू आई, तब तक तो बहुत पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। होमवर्क एक बार एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तब होमवर्क मिलेगा। नहीं नहीं कुछ टफ नहीं है, अगर इतना तुमको आ गया ना, टॉर्क आ गया है तो आगे सब आ जाएगा। सिर्फ टॉर्क आ गया है तो आगे आपको पूरा क्लियर होगा। बस टॉर्क की जैसा ही है ये, सॉल्व करेंगे, देखेंगे ना अपन, आराम आराम से सॉल्व करते देखते हैं अपन क्या आता है। जहाँ पे टफ होगा वहां पे टाइम लेंगे। नहीं पूरा रोटेशन नहीं आएगा, जितना होगा उतना ही आएगा, जितना होगा उतना ही आएगा, पूरे में टाइम जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसका पिक्स भेज देता हूँ मैं, एक बार पीडीएफ बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, भेज देता हूँ। डन। नहीं नहीं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप, है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नोट करो तो। हो गया, डन, चलो बाय बाय।